बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन की दो बड़ी जमातें एक पेज पर आती नजर आ रही हैं, हुकूमत के खिलाफ यकजा होती नजर आ रही हैं और मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ रखने वाले अब यह बयानात दे रहे हैं कि दिल जुड़ गए हैं। अपोजिशन एक होती नजर आ रही तो हुकूमत के लिए कितना खतरा बढ़ गया है। प्रोग्राम में हम पहले इस समय इस पर बात करेंगे और आगे चलकर हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से, जिसमें वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये इत्तेफाक किया गया कि सी पैक मनसूबों में मजीद तोसी की जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान खत्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो दिफाई मनसूबे हैं, दिफाई इक़दाम उनको मजीद बढ़ाने के लिए, दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए अहम उनसर करार दिया गया। इसके अलावा आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान में भी इंसानी बहरान से निकलने के लिए इक़दाम पर जोर दिया गया है। वजीर आजम का दौरा चीन किस हद तक पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा। IMF की जानिब से पाकिस्तान को एक नई फहरिस्त दे दी गई है, खास तौर पर जो IMF की जानिब से कहा गया है कि फैटअप से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान इकदाम करे। इसके अलावा टैक्स नेट बढ़ाने का मुतालबा किया गया, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा भी किया गया है। अपोजिशन का बयानिया किस हद तक मजबूत होता है IMF के डू मोर के मुतालबे के बाद। प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। सीनियर तज्जियाकार रजा रूमी साहब और सीनियर एनालिस्ट मुना आलम साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें खासतौर पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती कुर्बतें हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मकसद क्या था इस कुर्बत का? ये जो कुर्बत आपको शो की, आपने शहबाज शरीफ साहब ने इनविटेशन भेजा, उनको टेलीफोन किया और बुला लिया लाहौर में। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि चीन को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान की असल जमहूरी या जो सिविलियन कुव्वतें हैं, वो तो पाकिस्तान में यकजा हैं। इस वक्त लाहौर में बैठी हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के घर में। तो ये जो इमरान खान साहब आपके पास बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं, असल में इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अगर इमरान खान अपने चीन के दौरे के अंदर कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते या चीन उनको वो अहमियत नहीं देता, तो फिर एक तरह से सियासी जीत होती है इन ग्रुपों की, यानी शरीफ PML की, एन की और PPP की, कि उन्होंने इमरान खान को फेल कर दिया। ये दूसरी बात है कि इसमें अगर कौम को नुकसान पहुँचता है, कौमी नुकसान पहुँचा है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल इनका सियासी अमल सिर्फ इस मकसद के लिए था। कुर्बतें क्या हो सकती हैं? देखिए, ये जट्टे नहीं चल सके, कुछ अरसा भी नहीं चल सके PDM के अंदर इकट्ठे, तो क्या कुर्बतें उनकी कैसे हो सकती हैं? क्या हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तारीख का हम नहीं जानते? किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानात, किस तरीके से 90 की दिहाई तो भरी पड़ी है इन चीज़ों के साथ, और कुछ सबक सीखा नहीं है। अभी आपने PDM के अंदर उसका बिल्कुल क्लियर इजहारिया देख लिया, जबकि PPP किस तरीके से ब्रेकअप हुई और PMLN का क्या रिएक्शन था। दूसरा, आप तो मकसद कह क्या रहे हो हैं ना सकता दिल है जुड़ इस? गए सर। जी, वो दिल हमेशा जुड़ जाते हैं, लेकिन बात ये है कि मकसद क्या हो सकता है? मकसद तो ये हो सकता है ना कि गवर्नमेंट को गिराया जाए, इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए। इमरान खान की गवर्नमेंट उनके कहने से नहीं हट पाती। अगर हट पाती तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हटा देते ये लोग। उससे तभी हटेगी जबकि PMLQ और MQM इनसे हट जाएँगे, इत्तेहादी हट जाएँगे। अब इत्तेहादियों के लिए हटाने के पास उनके पास क्या हरबा है, क्या तरीका है? क्या वो काम आएगा, या इत्तेहादी जिस तरीके से गवर्नमेंट के साथ आज जुड़े नज़र आते हैं, ये कायम रहेंगे? ये 2 चीज़ें आपस में डिटरमिन करेंगी कि आया आगे चल के इनकी जो हिकमत अमली है वो किस हद तक साथ रहती है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आपको नज़र नहीं आती। ये बैठ के और ये जो खाने-वाने हैं, आपको पता ही है, मरियम बीबी और बिलावल बिलावल भुट्टो साहब साहब जी। आपस में जब वो एक्सचेंज कर रहे थे, तो किस किस्म की फिर बाद में गुफ्तगू हुई, क्या-क्या बयानात हुए, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। तो ये इसको कोई मैं ख़ास अहमियत नहीं देता। इसका एक, जिसे कहते हैं कि एक सिग्नलिंग थी इस मीटिंग की, बदकिस्मती से पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इनके हक में चीन की अथॉरिटीज़ को कि कोई ज़्यादा इनको सीरियस मत लीजिए, क्योंकि असल जो कुव्वत है, सियासी कुव्वत, वो हम हैं तो, और हम लाहौर में बैठे तो हैं। तो आप समझते हैं हुकूमत को कोई खतरा नहीं? जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसकी वजह से कोई राइट, खतरा नहीं है। ठीक। सज्जाद मीर इसकी साहब, वजह से कोई खतरा नहीं है, ठीक इनके इकट्ठे बैठने की वजह से खतरा नहीं है। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, दो बड़ी जमातें लाहौर में हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से प्लानिंग करती नजर आ रही हैं। हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है कोई?
रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों का एक हो जाना हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए ये उनका जो इकट्ठा होना है, ये अपॉर्चुनिज्म या मसलहत पसंदी ही है। उसकी वजह ये है कि आपस में तो इतने ये तुंदो तेज बयानात देते रहे हैं और माजी करीब में भी इन्होंने इकट्ठे नहीं हो सके। तो इस वक्त गालिबन इनका जो जमा होना और जो भी इस वक्त अफवाहें चल रही हैं, उससे यही जाहिर होता है कि एक कोशिश जरूर करेगी अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन, इस हुकूमत को गिराने के लिए। और चाहे वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत हो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ, गालिबन वो आजमाई जाएगी। अब वो कामयाब होती है कि नहीं होती, ये अलग मामला है, क्योंकि हुकूमत वक्त के पास बहुत ज़्यादा वसाइल और ऑप्शंस होती हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि इस तरह से बैठे बिठाए जो है वो गवर्नमेंट को गिराया जाए। असल में बात ये है कि मार्च की जो डेट है, जिसका कि बहुत तस्करा हो रहा है मीडिया में कई हफ्तों से बल्कि महीनों से, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि जनवरी में कहा था कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। तो वो भी इसी मसले से जुड़ा हुआ है ये बात, क्योंकि अगर मार्च से पहले-पहले ये सब कुछ होता है, तो फिर ऑपोज़िशन को दिखाई देता है कि शायद वो ये हुकूमत गिरा कर नए इंतखाबात की तरफ बढ़ें। और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर ये मामला जो है यूं ही ख़त्म हो जाएगा और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत के लिए ये बिल्कुल ख़तरा भी है और इसको संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये लोग जमा होकर एक कोई ना कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। जी। जी। मोना साहिबा, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ती कुर्बतों का? देखिए, हक तो पूरा है अपोजिशन को कि वो जो कर सकते हैं करें, हुकूमत मुखालिफ अपनी इस तहरीक को आगे चलाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन का ये काम है। और इसके ऊपर एक और ये भी तनकीद होती रही है कि मतलब मुख्तलिफ इनके मंशूर हैं या इनके अपने आपस में इनकी नहीं बनती। तो हुकूमत के इत्तेहादी अगर हुकूमत के साथ रह सकते हैं सारे मंशूर अलग होने के बाद और इख्तिलाफात के बावजूद, तो फिर अपोजिशन का भी जो एक इत्तेहाद है ना, मुझे लगता है हमें इसको जरूर कंसिडर करना चाहिए, ये बात करते हुए या ये क्रिटिसिज्म करते हुए कि ये तो बिल्कुल अलग है या इनके तो आपस में टकराव है। अच्छा, बात ये है कि काफी बर्फ पिघली है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मैं इसको किसी दौरे से तो नहीं जोड़ूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सेनेट में सारा एक एपिसोड हुआ था जो कि खासा डिस्टेस्टफुल था। जी। सच्ची बात ये है कि ऑपोजिशन के अंदर से इसके ऊपर बहुत आवाजें उठी कि ये हो कैसे गया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल पास हुआ है। तो ये तमाम तर चीजें मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी और अपोजिशन ने ये जरूरी समझा कि इतने बड़े एपिसोड और सुर्खी के बाद उनको इकट्ठा होना चाहिए, मिलना चाहिए या एक सिग्नलिंग देनी चाहिए हुकूमत को। और वो जी। सिग्नलिंग टू एन एक्सटेंट कामयाब भी हुई है, क्योंकि आपने देखा कि हुकूमत के भी फौरी उस पूरे मीटिंग के बाद से हुकूमत के भी बयानात आने शुरू हो गए, तो वो टू एन एक्सटेंट कामयाब हुई। प्रॉब्लम्स इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि अभी भी किसी हतमी बात का फैसला नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ये कि जो मार्च की तारीख बताई जा रही है एहतजाज के लिए या मार्च के लिए, वो 23 मार्च दी हुई है पीडीएम ने। पीपल्स पार्टी इसमें अलहदा मार्च कर रहे हैं। पीपल्स जी। पार्टी की तारीख है 27 फरवरी। जी। अभी तक इनकी दोनों की जो मार्च की तारीखें हैं वो भी इकट्ठी नहीं हो पाई हैं इस पूरे दोहराने के बाद। एटलीस्ट वो हो जाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल उसके फौरी एक दिन बाद बिलावल साहब ने एड्रेस किया एक रैली से और उन्होंने कहा हम 27 फरवरी को निकल रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया कि पीडीएम की बैठक हो या पीडीएम फैसला करे और फिर वो कुछ कोशिश करें जी। कि पीडीएम के साथ अपनी डेट को मैच कर पाए। तो एक तारीख तक इनसे मैच नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली बात सबसे इंपॉर्टेंट करने की ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं बुलाया गया इसमें। और तमाम तर तजिया अपनी जगह, लेकिन ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसका आपको पता है कि पीपल्स पार्टी से मौलाना साहब के बहुत शदीद इख्तिलाफात हैं। कल इंटरेस्टिंगली मेरे प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तजा थे जेयूआई जी। से, और उन्होंने भरपूर तनकीद की यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट में ना होने पर जब ये बिल पास हो रहा था। तो अभी जी। तक जो जेयूआई के और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। और ये हम तमाम के लिए, बल्कि अपोजिशन के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि उन्होंने मौलाना साहब को कैसे स्किप कर दिया, क्योंकि सारी जो स्ट्रीट पावर है वो तो मौलाना साहब के साथ है। तो अगर ये कोई संजीदगी से कोई एजिटेशन करने का या प्रोटेस्ट करने का, रैली करने का इंतजाम कर रहे हैं, तो वो मौलाना साहब के जेयूआई के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। जी। तो उनको जो स्किप किया गया है वो भी खासा काबिल गौर है।
और बहुत आम फहम बात नहीं है कि तो ऐसे इट ही हो मीन्स कि गया कोई है। खतरा नहीं है कोई हुकूमत को? स्टेप था जो कि किया गया है। इस मुलाकात से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है मुन्ना साहिबा? नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक। बिल्कुल नहीं। सज्जाद मीर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती कुर्बतें क्या हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं? नहीं देखें जी, मैं बात मेरी पहले बीच में जारी रही थी, अब जी जी मेरा ख्याल है आवाज आ रही होगी। जी जी शहजाद चौधरी साहब की इस बात से तो मैं इतफाक करता हूँ, बाकी लोगों की बात में सुन नहीं सका कि इस बात से इतफाक करता हूँ कि बहुत बड़ा कोई हुकूमत को इस मुलाकात से खतरा नहीं है। ये तो एक सिग्नल है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये चीन के दौरे के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। उस दौरे के हवाले से बहुत सारी और बातें जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मुलाकात उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और देखिए, तारीख में एक लम्हा वो आना होता है जब अपोजिशन को किसी ऐसी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा हो जाना होता है जिसके उनके ख्याल में जाने का वक्त आ गया हो। लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो बहुत सारे और इशारे भी होते हैं और बहुत सी चीजें भी होती हैं जो इकट्ठी होती है तो कोई चीज आगे बढ़ती है। मिसाल के तौर पर पीएनए की मूवमेंट की मैं हवाला दिया करता हूँ कि भुट्टो साहब ने मुख्तलिफ लोगों की फोन कॉल सुनी और उनको यकीन था कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने फौरन वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया और अपोजिशन 3 दिन के अंदर इकट्ठी हो गई। तो ऐसे भी हुआ करता है, जाल भी बिछाया जाता है, कभी कुछ किया भी जाता है। यह मुलाकात इस लिहाज से है कि दोनों के दरमियान दूरी कुछ इंटरेस्ट की वजह से पैदा हुई है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। पीपीपी चाहती है कि पंजाब में उसको कुछ हिस्सा मिल जाए, कभी वो चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कुछ जो इलेक्टेबल हैं वो उनकी तरफ आ जाए, कभी चाहती है नून लीग उसको कुछ हिस्सा दे दे, कभी कुछ चाहती वो अपना खेल खेल रही है। नून लीग के लिए भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो सोचती है कि पंजाब में से जो उसका शेयर है उसमें कोई हिस्सेदार ना बने। इन पूरी बातों की वजह से लड़ाई तो इलेक्शन के वक्त होनी है। इलेक्टोरल अलायंस तो ये शायद बने ना बने, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलेगी और इसके पीछे उस पर अब कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई जिनको पुष्टपना कहते हैं वो नहीं हो। जी ठीक, कोई कोई बड़ा खतरा नहीं है सज्जाद मीर साहब आपकी भी नजर में। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से। क्या पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से करेंगे। शी जिनपिंग से वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिफाई ताउन को अहम अंसर करार दिया गया। आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निकालने के लिए इकदाम किए जाएँ। सज्जाद मीर साहब, वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन, पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा? ठीक, सज्जाद मीर साहब से बात करें। रज़ा रूमी साहब, आप मुत्तफिक है पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा वजीर आजम के दौरे चीन के हवाले से? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मकसद था क्या। मकसद तो ये था कि चीन के साथ जो है पाकिस्तान का जो एक बड़ा दरीना ताल्लुक है उसको मजबूत करना और दुनिया को ये बावर कराना कि मगरिब की अपोजिशन के बावजूद जो है पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि उस हद तक तो ये बिल्कुल कामयाब रहा। जी और जहाँ तक गुफ्तो शरीफ, देखिए ये कोई बायलैटरल दो तरफा दौरा तो था नहीं। यहाँ पे और भी बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में उसको इस तरह से स्पिन किया गया जैसे कि हुकूमतें करती हैं हमेशा। और खुसूसन ये गवर्नमेंट जो है चूंकि बड़ी कमज़ोर हुकूमत है और अभी हमने इसका जिक्र भी किया कि इसके खतरात अभी दोबारा से मंडलाने शुरू हो गए हैं। तो उस सूरत हाल में भी ये बहुत अहम था कि इस तरह की मैसेजिंग की जाती कि जिससे मालूम होता कि चीन जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। तो उस हद तक तो मेरे ख्याल से वो कामयाब हुआ है। बाकी जी जहाँ तक पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल हैं, खुसूसन जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, जवाद, वो तो वहीं की वहीं है। वो तो अभी आईएमएफ ने एक कर्जा जो है उसको वो जो हमें दिया है उस पर बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसके बाद और शराइत उन्होंने लगा दी हैं, उसके बाद मजीद शराइत आएंगी। तो अब वो चीन वहां पे क्या मदद करेगा। मदद जो है वो तो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है, आईएमएफ या दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मगरिब के, वहां से मिलेगी।
चीन तो सरमायाकारी में यकीन रखता है, वो कैश देने में उसका स्टाइल ही नहीं है। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि सारी स्पिन डॉक्टरिंग निकाल दें तो एक हद तक ही कामयाब था। बाकी मेरे ख्याल से जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें, तवक्कुआत और बढ़ा-चढ़ा के वो बयान किया गया, उस हद तक कतई नहीं मैं समझता कामयाब था। लेकिन मेरा जवाब हाँ है, इसको नहीं ना लिखिएगा। ठीक, ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब रहा वजीर आजम के दौरा चीन के बाद? देखिए, मकसद क्या था? वही सवाल जो रज़ा रूमी ने पूछा। मकसद ये था कि सीपेक के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं और इस पे ख़ास तौर पे चीन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें असल में इमरान खान की हुकूमत का स्टांस क्या है? अब अगर इसको बुनियाद बना के देखा जाए तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने सीपेक के बारे में सवालात पाकिस्तान के अंदर उठाए हैं? इमरान खान की गवर्नमेंट की कमिटमेंट के हिसाब से उठाए हैं, पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जो जो हुकूमत है उसके कमिटमेंट के हिसाब से उठाए हैं। तो जी, सबसे पहला जो प्रोबेबली जो एक्सप्लेनेशन देनी थी वहाँ पे और जो ये बावर कराना था चीन को, वो ये था कि इमरान खान की जो हुकूमत है और हुकूमत वक्त है, वो कमिटेड है सीपेक को उसी तरीके से जिस तरीके से कोई और हुकूमत होगी। ये याद रखना है कि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये इमरान खान का प्रोजेक्ट नहीं है। ये अगर पीएमएलएन आएगी तो वो भी ऐसे वो लेके आई थी, वो चलाएगी भी और सिमिलरली पीपल्स पार्टी भी उसी तरीके से कमिटेड है इन चीज़ों के अंदर। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये सोच लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब यही डिनर 2 दिन के बाद कर लेते, उस दिन ना करते। तो फिर शायद इसकी जो डायमेंशन या जो प्रोजेक्शन है टोटली डिफरेंट होती। जब एक हुकूमत का हुक्मरान वहाँ बैठा ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मैं कमज़ोर नहीं पड़ा सी पे, मेरी हुकूमत ऐसे ही कमिटेड है, तो फिर जब एक पीछे इकट्ठ होता है ऑपोजिशन पार्टीज़ का, जो कि मेन ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो क्या पैगाम जाता है बीजिंग के अंदर? ये सोचने की बात है। इसलिए हमें इतनी आसानी से उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए इस चीज़ को। उसका एक इम्पैक्ट था और जब भी आपकी मुखालिफ जो कि ऑपोजिशंस होती है, कोई भी सियासी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो जब कोई ऐसा कदम उठाते हैं, तो ये देखते हैं कि मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा हमारी जो सिग्नलिंग है उसकी वजह से। क्विकली फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? चीन के जो अहदाफ हैं वो बड़े क्लियर हैं। गवादर में जो तरक्की की स्पीड है उसको तेज़ किया जाए। गवादर उस जी, तरीके से जल्दी से डेवलप नहीं हो रहा जिस तरह चीन चाहता है। चीन गवादर जिसे कहते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट हदफ है सारे सीपेक के अंदर। वो चाहते हैं इसको किया जाए। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान बिजली का वहाँ बंदोबस्त नहीं कर सका, पाकिस्तान की बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं वहाँ पे। सीपेक के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज़ और प्रोजेक्ट्स पैसे नहीं है उसके अंदर। इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए चीन चाहता है। आपके यहाँ बहुत सारी ये रेड टेपिज्म है उसका आप कुछ कीजिए और सिक्योरिटी का बंदोबस्त कीजिए। ये 3 चीन के बड़े अहदाफ हैं। जी, क्या पाकिस्तान उनको इन पे शोर करवा पाया? और ख़ास तौर पे पिछले कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर हमारे यहाँ जिस किस्म की दहशतगर्दी के मामला हुए, जिस तरह वहाँ पर एक डैम के दासू के अंदर जिस तरीके से चीनियों पे हमला हुआ या गवादर में खतरा रहता है हर वक़्त, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को एश्योरेंस देनी है। पाकिस्तान के क्या अहदाफ थे कि हम आपके साथ कमिटेड हैं, हम चलना चाहते हैं, हम सब कुछ करेंगे, हमें आप भी मदद कीजिए, ऐसी चीज़ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको चलाइए, खुदारा अपनी इंडस्ट्री लेके आइए ताकि हमारे यहाँ कुछ एक्टिविटी जो जन्म। जी, तो ये चीज़ें हैं, इनको सेटल होने में आपस में मिलने में टाइम लगेगा। एकदम से इसका नतीजा ये अखज़ करना कि कामयाब था, लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम इस हद तक कामयाब ज़रूर था कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना मुझे बना दिया गया। ठीक। तो दौरा कामयाब समझते हैं आप? मकासद जी, कामयाब थे जी, आप मैं ये कहें? समझता हूँ कि कामयाब। ठीक। जी, मुना साहिबा, आप भी समझती हैं वजीर आजम का दौरा चीन पाकिस्तान अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा है? बात दुरुस्त है कि उन्होंने सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर खासे उनके क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे और दासू अटैक के बाद ये बात सही है कि उन्होंने इस हवाले से बातचीत की और पाकिस्तान ने उनको अश्योर कराना था। फिर सीपेक फेज़ 2 को उन्होंने शुरू करवाना था, जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स की बात हुई है, उस हवाले से भी कुछ इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट हुए हैं। इम्पोर्टेंटली देखिए, दौरे की किसी भी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो भी दौरा हो उसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप लगाते हैं कि अगर कोई कम्युनिके निकला या नहीं। यानी कोई जॉइंट कोई डिक्लेरेशन आई, कोई मुश्तरका एलामिया आया तो उसका जवाब हाँ है। इस सेंस में भी मैं इस दौरे को कामयाब समझती हूँ, क्योंकि जो 6 पेजेस के ऊपर मबनी जो आया है मुश्तरका एलामिया, वो खासा कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें सीपेक को भी दोनों ममालिक ने एंडोर्स किया है, उसको आगे ले जाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इत्तेफाक राय हुआ। फिर जो चीन में चीन से वापस आए हुए जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनका भी तस्करा था, जो कोविड की वजह से आज तक वापस नहीं जा पाए हैं, कि उनको भी फौरी तौर पर जल्द अज जल्द भेजा जाए, जैसे ही कोविड से एसओपीज वो लोग अपने रिलैक्स करते हैं।
तो ऑल इन ऑल मैं इस दौरे को कामयाब भी समझती हूँ। जाहिर है दूसरी बात जो आईएमएफ वगैरह के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो तो एक अलग मुझे लगता है बहस है और वो एक बिल्कुल अलग ब्लॉक की बात है। उसमें हम लोग पाक अमेरिका ताल्लुकात या जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं उनको असेस करेंगे। शायद चीन का उसमें अमल दखल ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, मैं समझती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अब हमें बैलेंस एक स्ट्राइक करना होगा। हमने चीन को बहुत अच्छे जेस्चर्स दिए हैं जो कि हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी कुछ आइस मेल्टिंग होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ एक बात का इसमें इजाफा करना चाहती हूँ, इस दौरे को मुझे लगता है बहुत अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज भी किया गया, और वो पॉलिटिशियंस की तरफ से तो नहीं किया गया, लेकिन बल्कि हमारी तरफ से कुछ जो जर्नलिस्ट हैं या जो कुछ एनालिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बेजा किस्म की तनकीद, एक फेक न्यूज का सिलसिला शुरू किया गया। आप देखिए ऑपोजिशन के भी जो रिस्पॉन्सिबल रहनुमा हैं, जैसे कि आप ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ही देख लें, कभी भी वो इस किस्म की बात नहीं करेंगे कि वो कोई अजीब सी मायूब सा कोई बयान दें कि जी ऐसे हो गया, पाकिस्तान की तो बेइज्जती हो गई या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को तो इज्जत नहीं दी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ऑपोजिशन के भी जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लोग हैं वो भी ऐसी बात नहीं करते, भोंडी बातें जिस तरह से हमें कुछ बहुत सीनियर लोगों की तरफ से नजर आई। एक फेक न्यूज का सिलसिला, पहले कहा गया कि शी जिनपिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेने आए थे, पता चला वो फेक न्यूज थी, वो जो फुटेज थी या जो वीडियो थी वो यहाँ इधर के नूर खान बेस एयरपोर्ट की थी, जब नवाज शरीफ साहब उनको लेने के लिए दरअसल गए थे। फिर ये कहा गया ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, ये तो यहाँ बैठ के कर लेते हैं। फिर उन्होंने फिजिकल मीटिंग्स भी की, प्राइम मिनिस्टर से मिले, चीन के प्रेसिडेंट से मिले, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले, बिल्कुल तो ठीक। फिजिकल मीटिंग्स भी हुई। फिर आखिर में ये कहा कंक्लूड गया कीजिएगा कि प्लीज फोटो मुन्ना साहब। मुलाकात की, फिर फोटो भी आ गई। तो मुझे लगता है इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए तमाम लोगों की तरफ से। ठीक, दौरा कामयाब रहा, मकासद में पाकिस्तान कामयाब रहा आपने। यस ठीक, सज्जाद मीर साहब आप भी मुत्तफिक है, तीनों मेहमानों ने कहा जो 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 मकसद था, जो कहा गया, उसमें पाकिस्तान अपने दौरे में काफी हद तक कामयाब रहा, आप भी इस बात से मुत्तफिक है? अच्छा, दौरा नाकाम तो होना ही नहीं है। पाकिस्तान की जिस भी वजीर आजम का जिस भी हुकूमत दौरा चीन होगा वो कामयाबी होगा। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है कि पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करना चाहता, न कभी उसने किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दौरा कामयाब रहा, मकासद में भी कामयाब रहा पाकिस्तान पे सज्जाद मीर साहब? ये मकासद तो ये है कि हमने सी पैक एक तरह से पैक करके रखा हुआ था जी। अब हमने दोबारा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस बात पे इसरार था सियासी तौर पर कि प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हो जाए। अब हैंडशेक की तस्वीर तो आई है, उससे आगे का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। फेज 2 पे जाने का मतलब है कि फेज 1 पे जो वो चीन हमसे ज्यादा खुश नहीं है, उसके सिलसिले में हम कोई उनको यकीन दहानी शायद नहीं करा पाए, या शायद उसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसको नाकाम तो नहीं कहता, क्योंकि चीन का कोई दौरा तो पाकिस्तान की कोई हुकूमत की हो उसका दौरा कभी नाकाम नहीं होगा, कामयाबी रहेगा। लेकिन शायद वो चीजें, हमें कहा गया था F10 आ रहे हैं, हमें कहा गया था कि पता नहीं ML1 का क्या बना, अभी तक हम वो तो कर्जा ले नहीं पा रहे, IMF ने रोक दिया है। बहुत से प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम CPEC के साथ उस तरह मुखलिस नहीं रहे थे 3-4 साल से। चीन उस सिलसिले में कुछ बातों पर इसरार कर रहा होगा और शायद हम उस पर कुछ अब भी रिजर्वेशन रखते हैं, या भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, IMF ने बांध रखे हैं या मगरब की ताकतों ने बांध रखे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हमारी रिजर्वेशन थी, हमारी लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशन के साथ जितनी काम, वैसे भी ये बायलैटरल टूर नहीं था, ये तो स्टेट विजिट उस तरह का नहीं था, ये तो एक हमारी ओलंपिक्स में जाना था और जिसमें बहुत सी लोगों से साइड लाइन पर मुलाकातें होनी थी, उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें बिजनेसमैनों से ज्यादा मिले हैं हमारे वजीर आजम, और अच्छा किया है। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सिलसिले में कुछ डिटेल दी जा रही है जो अथॉरिटी के चेयरमैन है CPEC अथॉरिटी के, वो दे रहे हैं। मैं अब भी नहीं कह सकता कि इस सिलसिले में हमने कोई सचमुच आगे बढ़ने की हामी बढ़ी है और चीन इत्मीनान के साथ अपने जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार हो गया है। मैं इसे नाकाम नहीं कहूँगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही है कि सदर से मुलाकात हुई, पहली बार मुलाकात हुई इतने बरसों के बाद, 2 बरसों के बाद पहले सरबराह से मिले, तो ये तो ओवर जरा करने की बात है। ठीक, तो आपका जवाब हम हाँ समझे या ना समझे? अच्छा, आप हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, मैं तो ना हाँ कहता हूँ ना कहता हूँ इस मसले पे। मैं कहता हूँ कि चीन का कोई दौरा भी पाकिस्तान के किसी भी सर दौरे को एक तरफ रखे, मकासद में कामयाब रहा पाकिस्तान, मुख्तसर कीजिएगा सर। हुकूमत के मकासद में तो थोड़ा बहुत कामयाबी हुई होगी, लेकिन वो कामयाबी जो पाकिस्तान को CPEC से हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल उसकी तरफ हम अब भी जाने को तैयार नहीं है। हम IMF से ठीक है, सज्जाद मीर साहब का पॉइंट है। अब मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। IMF की जानिब से एक और फहरिस्त पेश की गई है जिसमें हुकूमत से फिर डू मोर का मुतालबा किया गया, नए टैक्सेस लगाने का, महंगाई करने का। अगर हुकूमत
अमल दरामद की तरफ जाती है तो अपोजिशन का बयानिया कितना मजबूत होगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। आईएमएफ ने एक बार फिर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया, टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का कहा है और टैक्स नेट बढ़ाने का कहा है, जबकि फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए इक़दाम भी मजीद तेज करने का कहा। पाकिस्तान का दावा है कि 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद पाकिस्तान ने कर लिया है। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फेटफ के नुकात पर अमल दरामद कर तो रहा है, अब आईएमएफ की जो डूमोर की नई फहरिस्त है, इसके बाद ऑपोजिशन का बयानिया कितना मजबूत होता है? एक तो शुक्र है कि फैटफ जैसा कोई इदारा कोई भी हो, उसने पाकिस्तान पे फोकस करके जो इतने बड़े थे हमारे कवानीन के अंदर, उनको पाकिस्तान को मजबूर किया कि आप अपने कवानीन के अंदर उन शगाफ जो है उनको पुर करें, उनको भरें। और ये जो फाइनेंसिंग होती है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग है, क्योंकि तरीका दोनों का एक ही है। तो इसलिए एक तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। जो 2-4 पॉइंट रह गए हैं, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करके पाकिस्तान के जो कवानीन है कम से कम उस हद तक ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अब आ जाते हैं आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कहता है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाइए। तो टैक्स कलेक्शन तो हर मुल्क की बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान का मसला यह है, यहाँ टैक्स देना कोई नहीं चाहता। होता यूं है, उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हो जाती है। डायरेक्ट टैक्सेशन है ही नहीं, किसी ना किसी जगह 1% भी शायद ही है और 1.5% भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, हम कहते हैं आईएमएफ की वजह से गरीब पिस गया। गरीब इसलिए पिसता है कि हुकूमतें, पहली बात है पाकिस्तान की अशराफिया जो इनके पास पैसा है वो पैसा देने को तैयार नहीं है, और हुकूमतें उनसे पैसा लेने को तैयार नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं। तो इसमें तो कोई खराबी ना हुई आईएमएफ के कहने के ऊपर कि गरीब को थोड़ा सुकून दे दो और जो अमीर हैं उनको बोलो कि अपना हिस्सा ज्यादा डालें। एनर्जी के ऊपर कहते हैं कि कीमतें बढ़ाओ, क्यों बढ़ाते हैं? 2500 अरब का आपके ऊपर सर्कुलर डेट है आपके पावर सेक्टर के अंदर। वो कह रहे हैं खुदा के बंदो, आपका 5 खरब का आपका बजट होता है और 2.5 खरब आपने चढ़ाया हुआ अपने ऊपर डेट, जो कि आप इंक्लूड ही नहीं करते हो अपने उधार के ऊपर, अपने लोन के ऊपर। तो इसके लिए इसको कम करो, और इसको कम करने का, चूंकि तुमने चोरी तो रोकनी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को तो कम करना नहीं है, जो तुम लोगों के अंदर ये जो फिर सारा पैसा खाया पिया जाता है इसको तो रोकना नहीं है, तो फिर कम से कम कीमतें बढ़ाओ ताकि तुम्हारे ऊपर जो ये जो और कर्जा चढ़ता जा रहा है, पहाड़ चढ़ता जा रहा है, कम से कम करो। तीसरी बात क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन करो। 1100 अरब आपका सालाना पीएससीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 186 के करीब हैं जो कि खा जाती हैं, जिसमें से 0 रिटर्न है आपको। वो कहते हैं इनको प्राइवेटाइज करो और लोगों को दो। ये हुकूमतों का काम नहीं है कारोबार करना। तो मुझे बताइए आईएमएफ कौन सा गलत काम कह रहा है? ये हमारे यहाँ असल में जिस तरीके से बयान किया जाता है ना, आईएमएफ क्या है? अमेरिका का परताव, और अमेरिका क्या है? दुश्मन। इसलिए हर चीज जो आईएमएफ करे वो दुश्मन। सोच समझ के बात करें, देखें उस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान को वो बाकी पाकिस्तान के अंदर से प्ले अराउंड भी कर सकता है बेहतर तरीके से। लेकिन शहजाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन का ये मौकिफ है कि मौजूदा हुकूमत तमाम इकदाम आईएमएफ के कहने पर कर रही है। अब एक बार फिर से जो मुतालिबा सामने आया उस पर अगर हुकूमत ये सब के सब आएंगे, तो ये सब के सब आएंगे तो सब के सब इससे इसके सब के सब आएंगे तो सब के सब डबल आईएमएफ के कहने पे चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा जब कर्ज लेने जाएंगे तो उसके बगैर चारा नहीं होगा। इसलिए ये बातें छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन का यही काम होता है, कोई यही करेगी। तो हाँ, अगर आपका सवाल ये है, आप जवाब पूछना चाहते हैं, हाँ उनका बयानिया इससे मजबूत होगा, लेकिन बेवकूफाना तरीके से मजबूत होगा। ठीक। रजा रूमी साहब, ऑपोजिशन के बयानिए को आप किस हद तक मजबूत होता देख रहे हैं जो आईएमएफ ने नए मुतालिबात कर दिए? जी देखिए, ऑपोजिशन का बयानिया तो यकीनन मजबूत होगा। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है कि ऑपोजिशन का जो इल्ज़ाम है कि हुकूमत जो है वो उसने मुल्क को आईएमएफ पे के हवाले कर दिया है, गिरवी रख दिया है और टैक्स बढ़ाए हैं और सख्त शराइत मान ली हैं। तो ज़ाहिरी बात है, वो जैसे चौधरी साहब ने कहा कि वो इन्होंने भी वही किया था, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, दोनों ही आईएमएफ के पास गए थे और दोनों ने ही इसी तरह की शराइत के ऊपर अमल दरामद किया था। लेकिन चूंकि आपको पता है वो इस वक्त ऑपोजिशन में है और खान साहब गवर्नमेंट में है, तो जाहिर बात है वो अपना उल्लू तो उसका इदा करेंगे। मगर दूसरा इस पे जो बयानिए का एक अहम पहलू है वो ये जरूर है कि इस वक्त जो एक तासुर है, अब ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है ये आप पर, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन एक तासुर ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो
ना तजुर्बाकारी है और माशी मैनेजमेंट जैसे कहा जाता है वो बहुत कमजोर रही है। और उसका कुछ इजहार यूं भी है कि 6 बार तो फाइनेंस सेक्रेटरी को बदला गया, 3 चार मुशीर खजाना बदले जी गए, कभी ये पॉलिसी कभी वो पॉलिसी, बुलंदोबान दावे एक तरफ, और ये कहा कि जी कर्जे नहीं लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, वगैरह वगैरह। देखिए इतने जब आपने सख्त बयानात दिए होते हैं, चाहे वो सियासी बयानात ही क्यों ना हो, तो फिर सियासत की मंडी में वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो तासुर है हुकूमत के बारे में, जब ये मजीद टैक्स लगेंगे, महंगाई होगी, तो ऑपोजिशन को इसमें फायदा है। जी ऑपोजिशन को फायदा ये है कि वो जाकर ये कहेंगे देखो देखो लोगों, आपको आपको इस गवर्नमेंट ने मरवा दिया। अब क्या सवाल पैदा होता है, वो एक अलग सवाल है कि क्या ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाए तो वो कुछ बदल देगी? बिल्कुल भी नहीं, उनको भी यही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सियासी अंदाज में अगर आप उसकी सियासी जो पोलेमिक्स होती हैं या उसकी जो ऑप्टिक्स होती हैं, उस लिहाज से ऑपोजिशन को फायदा होगा यकीनन, बयानिया भी बेहतर होगा और अवाम में मकबूलियत भी होगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि जी हाँ पहले हालात इतने बुरे नहीं थे, इतनी महंगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ सर्वेज में। मगर इस वक्त जो बड़ी बात है, जो शहजाद चौधरी साहब ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से समराइज किया, और वो ये है कि हम अपनी जो मुश्किल माशी फैसले हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं। हमें आईएमएफ की ताकीद की ज़रूरत नहीं है। और हमें किसने रोका है कि हम टैक्सेस की कलेक्शन बेहतर करें? किसने रोका है कि जो सफ़ेद हाथी पाल रखे हैं, जो 1000 अरब से ज़्यादा 1100 अरब रुपया खा जाते हैं, पीआईए हो ग्राउंडेड पड़ी है, स्टील मिल्स बंद पड़ी है, और दीगर जो इदारे हैं जो कि बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं हम फिक्स करते? 3.5-4 साल हो गए हैं। इस गवर्नमेंट ने कितने मुशीर लाए हैं, कितने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदले हैं, एक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। जी चलिए प्राइवेटाइजेशन ना भी करें, और बहुत सी जगह है कि जहां पे आप कटौती कर सकते हैं अखराजात में, आप क्यों नहीं करते? उसके बावजूद मैं देखा वही शाहाना जी अतवार है, नई गाड़ियां ऑर्डर हो रही हैं पंजाब में, हेलीकॉप्टर ऑर्डर हो रहे हैं, जहाज ऑर्डर हो रहे हैं। ये सारी बातें कि जी वो वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, गवर्नर हाउस का खर्चा कम हो जाएगा, वजीर ठीक आजम साइकिल पे जाता है हॉलैंड का, ये सारे अफसाने किस्से जो है 3.5-4 साल के बाद पिट चुके हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी मसला मुल्क के सामने दरपेश है वो ये है कि लोगों को जो है इन्फ्लेशन से, महंगाई से रिलीफ किस नहीं तरह मिल रहा प्रोटेक्ट बिल्कुल किया ठीक जाए। और ठीक और इसीलिए ऑपोजिशन जो है वो इसमें कामयाब होगी मजीद। जी ठीक मुना साहिबा आप भी मुत्तफिक हैं कि अपोजिशन का बयान ये मजीद मजबूत होता है अगर हुकूमत आईएमएफ के जो नए इकदाम हैं उस पर मिनोन अमल दरवत करती है तो? देखिए, तमाम साथियों ने इससे पहले जो बात की है, मैं तमाम को एंडोर्स करते हैं, तो उसका तो उनके लिए तो आप समझे उनका जैक निकल आया ना कि वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आ गई है और वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। सवाल ये है कि क्या अगर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है पीटीआई, अगर वो अपोजिशन में होते तो क्या वो ऐसा ना करते? तो इसका जवाब भी आपको पता है, नसीब में है, ऑब्वियसली वो भी यही करते। तो इसलिए ये तो एक है, और ये मेरा ख्याल है उनका काम भी है, मतलब अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ इसमें फैक्टर्स इंटरनेशनल हैं जो कोविड की वजह से, जिसके बाद हम देखते हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे क्राइसिस हैं। हुकूमत ज़ाहिर है उनको थोड़ा एग्जैजरेट करके बताती है, और जो अपोजिशन है वो उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट या अंडर प्ले करके बताती है। एक्चुअली बात ये है कि ऑब्वियसली है ज़रूर इंटरनेशनल फैक्टर, लेकिन कुछ हमारे गवर्नेंस से मुंसलिक मामला भी हैं जो कि अगर बेहतर होते तो यकीनन हम इसको काफी हद तक अवॉइड कर सकते थे। जैसे कि रजा रूबी साहब ने कहा कि वो प्राइवेटाइजेशन के जो मामला हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें खुद से करना चाहिए। उसके ऊपर अभी तक हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आई है। और जहां तक आईएमएफ की बात है, देखिए जो वो कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइज करें वो ठीक फैसला है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाएं वो अच्छा फैसला है। दूसरी तरफ जो मैंने एटलीस्ट पढ़ा है, मुझे लगता है ये एक ऐसा फैसला है जो कि हुकूमत को नहीं मानना चाहिए, और उनको आईएमएफ के ऊपर इस पे मजीद नेगोशिएट करना चाहिए कि हम अगर टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, हमारी कलेक्शन तो हो रही है ना बेहतर, तो हम टैक्स रेट बढ़ाकर उन लोगों के ऊपर क्यों इजाफी टैक्स आयद करें जो कि बेचारे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। अभी आप जैसे देखेंगे जो मिनी बजट आया है उसके अंदर भी 17% उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। आई मीन बिल्कुल ये माइंड बॉगलिंग बात है। इसके बाद अगर इतना रेट बढ़ाने के बाद अगर आप कहते हैं कि आपकी टैक्स कलेक्शन मिसाली हो गई है और तारीफी हो गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात तब है जब आप टैक्स नेट बढ़ाएं और नए टैक्स पेयर्स आप इसमें इंक्लूड करें। तो आईएमएफ की वो जो शराइत है जो वो हुकूमत को
ऑलरेडी जो टैक्स लोग दे रहे हैं, ऑलरेडी जिन जिन लोगों के ऊपर बोझ आ रहा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, अगर उनके ऊपर मजीद हुकूमत, आईएमएफ कहता है कि बोझ डाले, तो वो हुकूमत को कतई नहीं मानना चाहिए। मैं बिल्कुल उन आईएमएफ के मेजर्स की नफी करूंगी। और ये जो पोलिटिसाइजेशन का एलिमेंट है ना, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। आई मीन एफएटीएफ में कौन सी ऐसी चीज है, इतनी मुश्किल उन्होंने हमें लिस्ट थमाई थी, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बावजूद भी अगर आईएमएफ कह रहा है कि नहीं, एफएटीएफ को आप पहले खुश करें फिर आप मुझसे बात करें, तो फिर तो जाहिर है कि नाजायज बात कर रहा है। इसमें पोलिटिसाइजेशन का एक एंगल बहुत अहम है जो हमें नजर आता है। इसीलिए मैं इससे पहले वाले आपके सवाल पे भी अर्ज कर रही थी कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की भी थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस करना है। हमने चीन को बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे जेस्चर दिए, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी थोड़ी सी तो आप बर्फ समझ पिघलनी रहे हैं चाहिए। ऑपोजिशन को फायदा होगा, तो हमारे ऊपर बांध लटक रही है कि सियासी तौर पर ऑपोजिशन को फायदा होगा इसका? बिल्कुल होगा, मैंने बिल्कुल होगा, ठीक, ऑब्वियसली, और किसी ऑपोजिशन को होता। ये लोग अगर ऑपोजिशन में होते तब ये लोग भी यही बातें करते। राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। सज्जाद मीर साहब, आईएमएफ की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो क्या ऑपोजिशन को का जो बयानिया है वो कितना मजबूत होता आप देख रहे हैं इसके बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? देखिए, ये बयानिया यकीनन मजबूत होगा। असल मसला इस वक्त जो आईएमएफ की शराइत हैं वो गैर मामूली तौर पर सख्त है। वो क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्यों कर हुई हैं, असल इतराज इस बात पर है। देखिए, गिव द डेविल इज ड्यू, इसाक डार ने जब हमने डॉलर की कीमत बढ़ाना शुरू की, उनकी अपनी हुकूमत ने, मुफ्ती इस्माइल ने, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी पॉलिसियों पे अमल किया जाता तो हम कभी आईएमएफ के पास दोबारा ना जाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम आईएमएफ की तरफ जाने की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। फिर हमारी इंतरिम हुकूमत ने डॉलर की कीमत में इजाफा किया, फिर उसके बाद आने वाली हुकूमत तो बक्कट भागीना और कीमत अब 180 पे पहुंच गई है। इसके नताइज जो निकलने थे वो निकले। हमने शरह सूद बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। शौकत तरीन जब ये कहते हैं, जब वो अभी वजीर खजाना नहीं हुए थे, कि इन दो चीजों ने पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके रख दिया। फिर अब जब हम तय कर चुके थे, हो चुका था कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, हमने देखो लाल से काम लिया। 8-10 महीने असद उमर दे के बैठ के कोशिश करते रहे, कहीं सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, कहीं चीन के पास जा रहे हैं। हमने साबित कर दिया कि हम गोया बैंकरप्ट हो रहे हैं। हमने दुनिया को अपनी कमजोरियां खुद साबित कर दी, दिखा दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि आईएमएफ ने हमें वो टाइट किया कि माजी में कभी नहीं किया था। देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो एक वक्त आया कि उन्हें उससे उस प्रोग्राम से बाहर निकलना पड़ा। नून लीग की हुकूमत ने प्रोग्राम मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद कुछ जो सूरत पैदा हुई वो भी सबके सामने है। ऐसी सूरत में ये समझना कि कोई आईएमएफ के पास जाना गुनाह है, वो तो नहीं है। लेकिन जिन शराइत पे हम अब गए हैं और जिन मजबूरियों की वजह से गए हैं, उन पर अपोजिशन अगर कुछ अपना फायदा उठाती है, अपनी बात को जोर देती है, वजन देती है, तो उसकी बात सेल होती है। रजा रूबी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लोगों को महंगाई ने इतना मार रखा है कि जब बात ये आती है कि तेल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, लोगों पर टैक्स बढ़ाओ, तो जाहिर है कि लोग तो सीखेंगे, अपोजिशन तो इसको लेके आएगी। अच्छा, ये बातें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या कर आती हैं, ये सबके सामने है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। अब साफ नजर आता है कि कुछ कमजोरियां हमारी हैं, और बेसिक कमजोरी मुन्ना ठीक कह रही थी, गवर्नेंस की है। और ये गवर्नेंस की जो कमजोरी है, इसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। हमने आईएमएफ के पास जाने में देर की, पहली नंबर 1। उसके बाद देखिए, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। आप ग्रोथ बढ़ाए बगैर टैक्स बढ़ाना चाहते हो तो ये अवाम की गर्दन पर शिकंजा गाड़ने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद करना हुकूमत की मजबूरी है और यकीनी तौर पर अपोजिशन को इसका फायदा होगा। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब और मुना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम आपने देखा, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।